नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का गुरुवार को कैबिनेट विस्तार हुआ, जिसमें 11 मंत्रियों ने शपथ ली। क्या कुछ खास रहा शपथ समारोह में, बता रहे हमारे सहयोगी अजय पांडे। मुख्यमंत्री के बाद अब जो कह सकते हैं कि मंत्रिमंडलों का भी आज विस्तार हो गया, यानी आज राजभवन में 11 मंत्री पदों का राज तिलक हुआ है। वैसे में आप कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 और कांग्रेस के 6 सदस्य मंत्रिमंडल में आज शामिल होगा और आरजेडी से है। लेकिन अब ये संतुलित, यानी आप कह सकते हैं कि झारखंड में पहली बार कुछ पुराने चेहरे कुछ नए चेहरों का संतुलित आज जो है मंत्रिमंडल में शामिल हुए, यानी कैबिनेट में शामिल हुए। अब देखना पड़ेगा कि झारखंड की तस्वीर और तकरीर आप किस ओर लेके जाती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों संभल में हुई हिंसा को लेकर पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए थे। इसी में शामिल उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता से निपटे। आज एक बार फिर से सख्त निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। संभल बवाल को लेकर एक्शन, रिएक्शन और आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इन सब के बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि कोई भी उपद्रवी बचने न पाए। वहीं पुलिस की एक्टिविटी देख कुछ लोग जो भाग निकले हैं, जिनके घरों पर ताला लटका है, पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि वह लोग वापस आ सकते हैं। बेगुनाहों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल लगातार आक्रामक भी हैं। दरअसल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि जो भी संभल हिंसा मामले में आरोपी हैं, उपद्रवी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें चुन चुन कर गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जाएगा। पुलिस एक्टिविटी के चलते जिस तरह से जो माहौल हुआ, उससे कहीं न कहीं वहाँ के जो आम नागरिक हैं वह अपने घरों पर ताला बंद कर कहीं दूसरी जगह कूच कर गए हैं। इस पर एसपी ने कहा है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बेगुनाहों को सताया नहीं जाएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं कानपुर में शादी समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ के डीएनए के बयान पर भड़कते हुए नजर आए सीएम अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर पहुंचे। आपको बता दें कि पूर्व सांसद राजा रामपाल, उनके बेटे की आज शादी है। उन्हीं के शादी समारोह में आज अखिलेश यादव वहां पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह से नसीम सोलंकी जो शपथ प्रत्याशी थे शीशमऊ की विधानसभा क्षेत्र की, जो वोट हुआ था उपचुनाव में जो पुलिस प्रशासन था, उन्होंने जो महिलाओं को उन्होंने डराया था, धमकाया था ताकि उनको वोट न मिल सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो सपा के जो वोटर थे, महिलाएं थी, वो बिना डरे उन्होंने बढ़ चढ़ करके उन्होंने नसीम सोलंकी को वोट दिया और उनको जीत की दहलीज तक पहुंचाया। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वॉइस। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा था। क्या कुछ कार्यक्रम रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। योगी आदित्यनाथ का आज यहाँ अयोध्या दौरा है और यहाँ पे 43वें रामायण मेला का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगभग 12 बजे करीब में यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन किया है और उसके बाद जो है यहाँ पे रामायण मेले का उद्घाटन समारोह को संबोधन करने के दौरान जो है सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में जो काम 500 वर्षों से नहीं हो सका था, वो जो है यहाँ पे करके दिखाया गया है। और जो पड़ोसी देश इस समय बांग्लादेश में हो रहा है, उसका ये इन सब का मतलब डीएनए एक ही है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री ने इशारों में भी यहाँ पे इस निशाना साधते हुए कहा है कि आज भी यहाँ पर ये जो समाज के लोग हैं और भिन्न भिन्न अलग के लोग बड़े हैं, इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज की यहाँ की जो परंपरा है, समाज में ताने बाने को भिन्न करने के लिए लोग खड़े हैं। सामाजिक एकता
और को तोड़ करके हम लोगों को आपस में बांट कर काटने और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। बांटने वाले वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है, यहाँ का संकट आएगा तो वहां भाग जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि जो संभल और बांग्लादेश में हो रहा है उन सबका डीएनए एक ही है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने समाज को भारत जोड़ने का काम किया है और अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्रति भारत की श्रद्धा प्रतीक, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने भगवान राम और जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है उन्हें कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे 43वें रामायण मेला का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी ने कहा है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। दिल्ली में लोकसभा के नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने अडानी मामले पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। क्या कुछ हुआ प्रदर्शन के दौरान, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। संसद की कार्रवाई पिछले 2 दिनों से सुचारू रूप से चलने के बाद आज गुरुवार को बंदित हो गई। दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने अडानी मामले पर जमकर हंगामा किया। संसदीय कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अडानी ग्रुप से जुड़े मामले पर आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने मामले की जांच के लिए जेपीसी गठबंधन की मांग भी की। संसद भवन में मकर द्वारा थोड़ी सी दूर विपक्षी सांसद एकत्र हुए और वहीं प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पहली बार सांसद बने कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस, आरजेडी और कुछ अन्य दलों के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। सांसदों की जैकेट पर मोदी अडानी एक है लिखा हुआ था। सांसद प्रधानमंत्री और सदन में आने की मांग कर रहे थे, साथ ही अडानी मसले पर जवाब देने की मांग भी कर रहे थे। हालांकि इस प्रदर्शन में ममता बनर्जी की पार्टी, टीएमसी की और समाजवादी पार्टी शामिल नहीं थी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का पत्रकारों के साथ उलझना अब राजनीति का नया विवाद बन चुका है। सत्ताधारी दल और दूसरे विपक्षी दल कांग्रेस को इस विवाद के लिए जिम्मेदार भी मान रहे हैं और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार पर अब सियासत तेज होने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर खेद प्रकट करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी क्षमा मांगते हुए कहा है कि पत्रकारों के साथ जो घटनाक्रम घटा है वो निंदनीय है और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इस पर खेद प्रकट करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहले ही इस बात को लेकर खेद प्रकट कर चुके हैं और अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह व्यवहार यहाँ पर किया गया है वो सीधे तौर पर अब चर्चा का विषय यहाँ पर बन गया है। सत्ताधारी दल लगातार विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का काम यहाँ पर कर रहा है और अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के बाद अगली कार्रवाई क्या हो पाती है, क्योंकि पुलिस की भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो गलती है वो सामने निकल कर आ पा रही है, जिनकी वजह से पूरा घटनाक्रम वहाँ पर घटा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ किए गए इस अमर्यादित व्यवहार के बाद एक बार फिर ये सोचने वाला विषय बन चुका है कि आखिर किस प्रकार से सियासी दल के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को अपना कार्य करना चाहिए ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान हो सके। कैमरामैन सुना था अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वही भगवान राम की नगरी में हॉट एयर बैलून सर्विस शुरू हुआ है। क्या कुछ है ये सर्विस, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। भगवान की राम की नगरी में आज से जो है हॉट पावर बैलून सर्विस का शुभारंभ हो चुका है। ये लगभग 8 मिनट की हवाई यात्रा का आनंद लोग ले सकेंगे और इसका जो किराया रखा गया है वो 999 रुपए रखा गया है। ये पुष्पक एडवेंचर और अयोध्या विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में जो है ये पर्यटकों को एक नई सौगात अयोध्या में मिलेगी। ये बिल्कुल नया एडवेंचर यहाँ पे देखने को मिलेगा और राम मंदिर के शिखर से लेकर के हनुमानगढ़ी, कनक भवन और तमाम जितने मंदिर है पौराणिक, उन सभी मंदिरों का जो लोग हवा में जो है देख करके जो है दर्शन कर सकेंगे। इस तरीके से माना जा रहा है कि यहाँ पे पर्यटकों को क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से योगी सरकार तत्पर है और इसका एक यहाँ पे नया शुरू किया गया है जिसमें आए 8 मिनट की जो है ये हवाई यात्रा का यहाँ पे लोग आनंद ले सकेंगे। ये हॉट बैलून के सर्विस देने के लिए जो है अयोध्या प्राधिकरण के तरफ से जो है 999 रुपए का किराया भी यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीके से जो है पर्यटकों की संख्या जो कल से शुरू हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पर्यटकों की तादाद जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग जो है हॉट बैलून का सफर का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा। वहीं यूपी सरकार मदरसा अधिनियम में व्यापक संशोधन करेगी। मौजूदा मदरसा अधिनियम में संशोधन करेगी प्रदेश सरकार। क्या कुछ संशोधन होगा, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। मदरसा अधिनियम में करेगी व्यापक संशोधन।
मदरसा अधिनियम के जो नियमावली है उसमें अब संशोधन किया जाएगा। यूपी सरकार अब जो मदरसे में डिग्रियां थी कामिल और फाजिल की, उन मदरसों को अब मान्यता नहीं दी जाएगी। वहीं सरकार का कहना है कि इस नियम में बहुत जल्दी शासन स्तर पे बिल लाया जाएगा, जिसको लेके जो मदरसे से कामिल और फाजिल की डिग्रियां दी जाती थी, उन मदरसों को फिलहाल मान्यता से बाहर रखा जाएगा। वहीं यूपी सरकार का ये भी कहना है कि जो मदरसे हैं, मदरसों में जो डिग्रियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12वीं तक ही मान्यता दी जाएगी, अन्यथा जो डिग्रियां कामिल और फाजिल की थी उन मदरसों को मान्यता नहीं दी जाएगी। वहीं यूपी सरकार ने जो कदम उठाया है उसमें जो मदरसा अधिनियम है और जो नियमावली है उसमें संशोधन किया जाएगा और शासन स्तर पर यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में आज आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मांग किया जा रहा है, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश। रक्षा समिति द्वारा आज सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में एक जनसभा किया गया, जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा उसको लेकर संगठन पूरी तरह से रैली निकालकर एक जनसभा की, जिसमें हिंदुओं की रक्षा को लेके ये मंच पे लोगों ने अपनी अपनी जनसभा के माध्यम से लोगों को बताया जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। वहीं दूर दराज से लोग भी आए थे जो कि इस मंच में साझा किए और बताए कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा उसको रोकने के लिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में एक जनसभा की गई, रैली निकालकर लोगों को बताया गया कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा उसे कैसे रोका जाए, उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। वहीं मिर्जापुर में 3 दिन पहले ज्ञान गंगा पेट्रोल पंप में हुए तमंचे के दम पर लगभग 5 लाख रुपए की चोरी का खुलासा हुआ। आज खुलासा किया गया, क्या कुछ अहम खुलासे किए गए हैं, बता रहे हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 3 दिन पहले मिर्जापुर के थाना लालगंज के अंतर्गत ज्ञान गंगा पेट्रोल पंप है, जहां पर बता दें कि 3 लोग शातिर बदमाश जो है कि तमंचे के दम पर कैशियर जो वहां था, कैशियर को धरा धमका कर जो है कि लगभग 5 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। बता दें कि फुटेज टीवी के अनुसार पुलिस जो है कि उनकी छानबीन करना शुरू कर दी। बता दें दूसरे ही दिन रात में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 लोगों को पकड़ा है। पकड़ने के बाद पुलिस जो है कि मुठभेड़ जो करी है, घायलों को अस्पताल के लिए भेज दिया गया। अगले दिन ही यानी कि आज मिर्जापुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो वहाँ का जो अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट ने ही सारी ये जो है गेम रखी थी चोरी करने के लिए। बता दें कि इनका जो है टारगेट कहीं और था। बता दें कि वहाँ पर चोरी ये लोग करने वाले थे, लेकिन वहाँ पर साजिश के अनुसार ज्ञान गंगा पेट्रोल पंप पर ही तमंचे के दम पर जो है कि डकैती कर ली। बता दें कि जो अपराधी किस्म का है वो जो है कि जो अकाउंटेंट ने बताया कि हम लोग जो है कि गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलने पर काफ़ी कर्ज हो गए थे। जो 3 लोग पकड़े गए, ये तीनों लोग आपस में दोस्त रहते हैं। तीनों लोग जो है कि कर्ज में डूबे थे, इसलिए साजिश रच कर इस पेट्रोल पंप का जो है कि चोरी की गई। बता दें मुंह बांधकर रात में आए मोटरसाइकिल से और तमंचे के दम पर जो वहां पर लूटपाट करके चले गए थे। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। वहीं दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और शहीद भगत सिंह सेवा दल SBS फाउंडेशन के संस्थापक जितेंद्र सिंह शंटी ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। क्या कुछ ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और शहीद भगत सिंह सेवा दल के SBS फाउंडेशन के संस्थापक जितेंद्र सिंह शंटी आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में उन्होंने आप आदमी पार्टी ज्वाइन की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने पार्टी की सदस्य ग्रहण करने के बाद कहा इंकलाब जिंदाबाद। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें एम्बुलेंस मैन के नाम से भी जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने 70,000 से अधिक शवों को सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार करवाया।
कोविड काल में जब लोग अपने परिवार के सदस्यों के शव लेने में हिचकिचा रहे थे, तब उन्होंने शव को स्वीकार किया और अंतिम संस्कार किया। वह भी कोविड के शिकार हुए। जब तक यहाँ के उनके परिवार को कोविड हुआ, तब भी उन्होंने अपने मिशन जारी रखा। इसके लिए उन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया और लोगों की सेवा करने के लिए राजनीतिक में आए हैं। उनके शामिल होने से आप आदमी पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI ने छात्रों के लिए न्याय और शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए मांग की है। क्या कुछ मांग किया गया है इन लोगों के द्वारा, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बता दें कि आज केंद्र सरकार के खिलाफ NSUI के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया और संसद की पोखरी घेरने की बात की। बता दें कि केंद्र सरकार से इन छात्रों ने सरकार से दो चीजें मांगी है। बता दें, एक तो रोजगार और एक शिक्षा, यानी कि जो भारत के अंदर शिक्षा को लेकर सवाल खड़े कर जाते वहीं रोजगार की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहा है कि हर साल कहीं ना कहीं 1 से 2 लाख जो वैकेंसियां वो दी जाएंगी, लेकिन उसको लेकर NSUI के छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन की आवाज लगाई कि लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि हर साल काफी छात्र निकलते हैं लेकिन आज भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए संसद चलते हुए समय के बाद साफ कहा है कि हमें जल्दी से केंद्र सरकार रोजगार दे, वरना आने वाले समय में इससे बड़ा और आंदोलन छेड़ा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस NSUI के जो छात्र हैं आज केंद्र सरकार पर बरसे, और सवाल तो यही है क्योंकि महिलाएं भी काफी वहां आए हुए थे और युवा जो छात्र वो भी काफी संख्या में मौजूद थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार केंद्र सरकार की तरफ से जो बार बार ये आगाज भी किया जाता था कि हर साल रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उनका आरोप है कि अभी तक किसी भी छात्र को इस तरह की नौकरी नहीं दी जा रही है, न ही शिक्षा मॉडल, यानी शिक्षा की बात करें तो उन लोगों का जो युवा आते हैं उनके एडमिशन नहीं हो पाते, उनको शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाती। तो इसमें केंद्र सरकार सुधार करे। अब देखना होगा क्या इस सदन के बाद कोई नया फैसला आता है या नहीं आता है, या केंद्र सरकार इनकी बात सुनती है नहीं, क्योंकि NSUI लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ इस तरह से धरना प्रदर्शन करती रहती है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। वहीं मथुरा में रजिस्ट्री के बाद मूल डीड वापस करने में देरी पर स्टैंप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कार्रवाई करते हुए मथुरा निबंधन कार्यालय के पूरे स्टाफ को हटाकर दूसरे जिले से संबद्ध कर दिया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति का कल मथुरा में एक नया कारनामा देखने को मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प और पंजीयन मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निबंधन कार्यालय में तीनों निबंधन अधिकारियों को हटाकर दूर जिलों में संबद्ध कर दिया। उनको शिकायत लगातार मिल रही थी कि अधिकारी जो है मूल डीड नहीं देते हैं, दूसरे दिन डीड मिलती है, लोगों को परेशान किया जाता है, जबकि के बेनामा होने के बाद में मूल डीड जो है तुरंत दे देनी चाहिए, यानी पहले दिन ही दे देनी चाहिए। लेकिन एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने बेनामा कराने के बाद उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, तो उन्होंने मंत्री रविंद्र जायसवाल से इसकी शिकायत करी और शिकायत में मंत्री रविंद्र जायसवाल की शिकायत सही पाई गई। उन्होंने जांच कराई। उन्होंने तत्काल रूप से जो उप निबंधन सदर हैं अजय त्रिपाठी उनको और कनिष्ठ उप निबंधक उनको और एक और हैं उनको महोबा यानी मिर्जापुर, महोबा और ललितपुर तीनों उप निबंधन अधिकारियों को उन्होंने संबद्ध कर दिया है और अयोध्या कमिश्नर निबंधन को जांच सौंप दी है। वो विभागीय इनकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद में मंत्री जी का कहना है कि जांच में अगर ये दोषी पाए गए तो इनको निलंबित भी किया जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। वहीं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को लेकर जातिगत टिप्पणी दीवारों पर लिखने का पूरा मामला सामने आया। क्या कुछ ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। नगरी राधा कुंड में कुछ दीवारों पर लिखाई हुई दिखाई दी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जातिगत टिप्पणी करने की दीवारों पर लिखाई हो रखी थी। इसको लेकर जो है क्षेत्र में काफी माहौल गर्मा गया और वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। यानी भगवान श्री कृष्ण को
जाट बताया गया था, उनको यदुवंशी न बताकर जाट बताया गया था, जिससे क्षेत्रीय लोगों में काफी रोष उत्पन्न हो गया। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पर पुलिस ने और नगर पंचायत कर्मियों ने मिलकर उन दीवारों को मिटवाया, यानी जिन दीवारों पर पेंटिंग हो रखी थी उन दीवारों को मिटवाकर उन्होंने उनको साफ करवाया, जिससे कि किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। पुलिस ने इस संबंध में एक मुकदमा भी दर्ज किया है। जिस व्यक्ति द्वारा जो नाम दिया गया था उसमें और मोबाइल नंबर दिया गया था, उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने राधाकुंड में एक मुकदमा भी दर्ज किया है। ये वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। वहीं दुर्ग जिले में जिला अस्पताल के बाद एक बार फिर धमधमा के कन्हारपुरी शासकीय अस्पताल में वहां के स्टाफ ने इलाज छोड़कर जमकर मुर्गा पार्टी की। इस दौरान अस्पताल में जाकर पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि पूरा स्टाफ बाहर ड्यूटी पर है और वो लोग यहां मुर्गा पार्टी कर रहे हैं। क्या कुछ है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी श्रीकांत दास। शासकीय अस्पताल में इलाज के बदले मुर्गा पार्टी करता हुआ पूरा स्टाफ रहे तो आप भी समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह का इलाज होता होगा। जी हाँ, पूरा मामला दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के कन्हारपुरी अस्पताल का है, उप स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पर कल दोपहर को पूरी डॉक्टर के साथ साथ पूरी स्टाफ वहां पर मुर्गा पार्टी करते हुए नजर आई। जब मीडिया टीम को इसकी जानकारी हुई तो वहां पर जाकर के स्टिंग बनाने के बाद जब वहां पर उनसे पूछताछ किया गया तो उनका कहना था कि ये जो खाने का सामान है, जो बाजू में शादी हो रही है वहाँ की पार्टी से आया हुआ है। मीडिया टीम जब इसकी पड़ताल करती तो वहां पे पता लगता है कि वहां पे शुद्ध शाकाहारी भोजन बना हुआ है। मीडिया टीम जब उनसे लगातार बात करने की कोशिश करती है, वो उनका साफ तौर पर हर चीजों पर डिनाई किया जाता है कि ये कहीं से आया हुआ है जो हम यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। अब बताया चले कि आसपास के लोगों से बात की गई तो वहाँ पे साफ तौर पे कहना था कि सवेरे 9-10 बजे से हॉस्पिटल खुलता है और टाइमिंग शाम के 4 बजे तक का है, परंतु हर दिन यहाँ पर 2 बजे के बाद हॉस्पिटल बंद कर दिया जाता है और इस तरह की पार्टियां आम बात है। अब पता चले कि दुर्ग जिले में पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी धमधा स्वास्थ्य केंद्र में भी शराब पार्टी की वीडियो वायरल हो चुकी है और जिसमें 2 डॉक्टर और लैब अटेंड का निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। मीडिया टीम के द्वारा जब दुर्ग सीएमएचओ से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं इस सारी चीजों को लेकर के जांच करूंगा, उसके बाद इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। अब पता चले कि लगातार जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से इस तरह की पार्टियां और चीजें आम होती नजर आ रही है। कभी वो नगर निगम में होती है, कभी अस्पताल में होती है या अन्य सरकारी दफ्तरों में। यहाँ पर जिला प्रशासन की उदासीनता साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर जिम्मेदार अधिकारी लगातार इस तरह अपने महत्तम कर्मचारियों और अस्पतालों के अगर निरीक्षण करें तो इस तरह का मामला नहीं आएगा। जहाँ पे आपको पता चले कि स्वास्थ्य संबंधित चीजें सबसे सेंसिटिव चीजें होती है, जहाँ अस्पताल, जहाँ पे लोग इमरजेंसी में जाते हैं और अस्पताल में हमेशा साफ सुथरी स्वच्छता। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के विरुद्ध देहरादून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उत्तराखंड में अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत पुलिस प्रशासन लगातार कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम इस तरह के लोग जो नशे के में डूबे हुए हैं, यानी कि नशा तस्करी करते हैं या फिर नशा कराने का काम करते हैं, उन पर लगातार अभियान पुलिस विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है और लगातार ऐसे लोगों को, नशे के सौदागरों को कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से एक अभियान ये भी चलाया गया है कि जो ढाबे वाले हैं या रेस्टोरेंट वाले हैं और जो शराब पिलाने का काम करते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जो चालानी कार्रवाई है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और मैं देखें कि अभी तक यदि हम बात करें पिछले 6 माह की, तो 6 माह के अंदर भी 80 लाख से अधिक का जुर्माना जो है ऐसे लोगों से वसूला गया है जो कि अपने ढाबों पर या रेस्टोरेंट पर शराब पिलाने का काम करते हैं और ऐसे ही लोगों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और अब तक देखा जाए तो 2256 लोगों को सलाखों के पीछे भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने पहुंचाया है कि जो नशे का सौदागर बने हुए थे। और आगे भी इसी तरह का अभियान चलता रहेगा और साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अपनी कमर कसे हुए है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टैक्स स्लैब को लेकर एक बार फिर से भाजपा सरकार का घेराव किया है। क्या कुछ कहा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ।
प्रमुख अखिलेश यादव ने टैक्स की नई स्लैब को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। कहा है कि कई स्लैब लाकर बीजेपी सरकार और अफसर टैक्स के नाम पर दुकानदारों का उत्पीड़न करेंगे, उनसे वसूली करेंगे। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी सरकार को टैक्स के नाम पर झूठ बोलने का बड़ा आरोप भी लगाया है और कहा है कि इस टैक्स से कहीं न कहीं आम जनता ही पिसेगी। दरअसल आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। उसमें लिखा कि बीजेपी ने नारा दिया है कि एक देश एक टैक्स, लेकिन टैक्स की कई स्लैब बीजेपी सरकार ला रही है। एक देश एक टैक्स के नारे को जुमला बताते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब दुकानदारों और छोटे बड़े सभी दुकानदारों का उत्पीड़न किया जाएगा, उनसे भ्रष्टाचार होगा और कहीं न कहीं टैक्स की कई स्लैब यह व्यापारियों के हित में नहीं होगी और न ही जनता के हित में होगी। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। फिलहाल इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।